बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टी कोडिंग फिज़िक्स। इस वीडियो में एमडीकेट फिज़िक्स के 4-5 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 bricks each 6 centimeter thick and a mass 2 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them on top of one another? अब इस क्वेश्चन में मसला यह है कि जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है। हाँ, ठीक ऑप्शन भी हो सकता है एक केस में, उसको भी डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हमें ये कह रहे हैं कि 4 ब्रेक्स है टोटल, हर एक की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और मास उनकी 2 केजी है। किसी प्लेट टेबल पर पड़े हैं, तो इन सब को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। सपोज दिस इज अ टेबल। ठीक है, ये हम एक फर्जी टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर पड़े हैं 4 ब्रेक्स। ठीक है, हर एक की जो हाइट है, जो थिकनेस है, वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, तो सेकंड को हम फर्स्ट पर रखेंगे, थर्ड को सेकंड पर और फोर्थ को थर्ड पर। टोटल हमने 3 ब्रेक्स को उठाने हैं। जो फर्स्ट ब्रेक है वो तो ऑलरेडी टेबल के ऊपर पड़ा है, तो उसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि फर्स्ट ब्रेक पर किसी वर्क डन की ज़रूरत नहीं है, सेकंड पे वर्क डन होगी, थर्ड पर होगी, फोर्थ पे होगी। टोटल वर्क डन क्या होगा? सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1। W1 का मतलब सेकंड ब्रेक को उठाने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, अब इस केस में वर्क डन किस चीज़ के इक्वल है? तो हम किसी मास को जब उठाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वहाँ पर वर्क डन इक्वल होता है mgh का। मास सबकी सेम है, जी की वैल्यू सबके लिए सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ सबके हाइट्स में आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं W1 के लिए कि W1 इज इक्वल टू mgh1। WT के लिए हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू mgh2 और W3 के लिए हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू mgh3। mgh3। ठीक है, सब में से mg को कॉमन ले लें, सो दिस इज इक्वल टू h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, अब सेकंड ब्रेक को जब हम उठाते हैं फर्स्ट पे रखते हैं, तो फर्स्ट का हाइट कितना है? 6 सेंटीमीटर है, मतलब हमें इसको 6 सेंटीमीटर हाइट तक उठा के लेके जाना है, तो फिर टोटल हाइट 12 बन जाएगा। थर्ड के लिए हमें इसको कितने हाइट पे उठा के लेके जाना है? 12 सेंटीमीटर। और थर्ड के लिए यानी फोर्थ लास्ट को जब हम थर्ड के ऊपर रखेंगे तो टोटल हमें 18 सेंटीमीटर का हाइट कवर करनी होगी। चलिए इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पर आराम से करते हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो W इज इक्वल टू mg है, h1 कितना है? 6 सेंटीमीटर। h2 कितना होगा दूसरे के लिए, यानी थर्ड को जब हम सेकंड पे रखेंगे तो दिस इज 12 सेंटीमीटर। एंड लास्ट वन के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा हाइट 18 सेंटीमीटर। m और g की वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू को हम 10 ही कंसिडर करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए। मास 2 है तो दिस इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन के इक्वल है। और इन सब को ऐड करें तो दिस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब सिंपली इसको इक्वल है 20 न्यूटन के, और 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.36 मीटर। ठीक है, अब क्या करें? बस इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो 20 न्यूटन को अगर आप 0.36 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर अबाउट 7.2 जॉल। तकरीबन इस तरह का कुछ आंसर आ रहे हैं इसमें। इसको कैलकुलेटर से कंफर्म करें, वैल्यू में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन क्वेश्चन के गिवन आंसर में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जो या हमें इसमें ऐड करना चाहिए या आपको कंसेप्ट समझ के पता होना चाहिए कि द करेक्ट आंसर इज 7.2 जॉल। ये वाला करेक्ट आंसर है, गिवन ऑप्शन में से नहीं है। हाँ, गिवन ऑप्शन में जो डी वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो सकता है, 11.7 जॉल। लेकिन किस केस में? इस केस में कि जब 4 ब्रेक्स की बजाय 5 ब्रेक्स हो। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व करें 5 ब्रेक्स के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि उसके लिए आंसर 11.7 जॉल आएगा। अगेन कंसेप्ट वही है कि पहले ब्रेक के लिए कोई वर्क नहीं होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए आप
इस तरह का हाइट कंसिडर करेंगे। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आई होगी। आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, अ बॉल ऑफ मास m is dropped from a certain height h on a sand floor। सैंड फ्लोर मतलब रेत से बना हुआ एक फ्लोर है, इस पर कोई मास गिर रहा है, ठीक है। द बॉल पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस d मीटर्स इनटू द सैंड, और बॉल जो है वो सैंड के अंदर भी पेनिट्रेट करता है। सो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द सैंड हमने फाइंड करने के, ये सैंड जो है कितना फोर्स बॉल को ऑफर कर, रेजिस्टिव फोर्स। तो देखिए जो रेजिस्टिव फोर्स होगा या ये जो वर्क डन करेगा ये बाल सैंड के ऊपर, जब बाल नीचे आकर गिरेगा सैंड में, तो ये यहाँ पर नीचे जाएगा इस सैंड में, तो ये वर्क डन करेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन, जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है डिपेंड करता है इस पर। तो ये वर्क डन किस चीज़ के इक्वल होगा, अगेन दिस इज इक्वल टू mgh, और वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी है, हम इसको एफ डी लिखते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री जिनका 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एफ डी इज इक्वल टू एम जी एच, हमने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिव फोर्स, ये वही वाला रेजिस्टिव फोर्स है जो कि सैंड इसको ऑफर कर रहा है। तो ये रेजिस्टिव फोर्स यहाँ से इक्वल होगा, डी को इस तरफ पे शिफ्ट करें, एम जी एच डिवाइडेड बाय डी। सिर्फ फार्मूला हमसे पूछा है तो बस फार्मूला हमने निकाल दिया, इस पर बाकी क्वेश्चंस भी पॉसिबल है। ऑप्शन बी में ये वाला फार्मूला है। क्वेश्चन 3 है, यस ये 3 है, ठीक है, ये 2 नहीं है। A man is standing in elevator in the third floor of a building। एक मैन है और वो एलिवेटर में खड़ा है। अब मैन एलिवेटर में खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग है, एलिवेटर स्टैंडिंग नहीं है, एलिवेटर किसी स्पीड के साथ जा रहा है, उसके बारे में कुछ कोई मेंशन नहीं है, मैन स्टैंडिंग है। What is the primary factor that determines the man's kinetic energy? इस बंदे की काइनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर क्या है, तो क्या उसका हाइट अबव द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी कोई हाइट पे डिपेंड नहीं करता। एलिवेटर स्पीड, यस, ये चीज जो है मैन की काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेगी। क्यों, क्योंकि जिस स्पीड के साथ एलिवेटर जा रहा है तो उसी स्पीड के साथ मैन भी जा रहा है। एलिवेटर का स्पीड ज़्यादा होगी तो मैन का स्पीड भी ज़्यादा होगा, और मैन का स्पीड ज़्यादा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। इस तरह अगर स्पीड कम होगी एलिवेटर की तो मैन की भी स्पीड कम होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। मास, ठीक है, मास डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी मास पर, लेकिन मैन का मास कांस्टेंट है, मोशन के दौरान वो मास इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम इसको प्राइमरी फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते। इन हाउ फैक्टर है ये काइनेटिक एनर्जी में, बट प्राइमरी नहीं है। एलिवेटर डायरेक्शन कोई डायरेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3 है, ये तो हो गया। 4 है, एवरी पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क मूव्स विद। एक रोटेटिंग डिस्क है, एक डिस्क है जो कि क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ। तो हमें कह रहा है कि ये जो रोटेटिंग डिस्क है इसके बारे में कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, और सारे ऑप्शन में कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। इन सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी का जो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन पर। सारे पार्टिकल इस डिस्क के है, चाहे वो उसका रेडियस कुछ भी है, इस पर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। बाकी लीनियर वेलोसिटी के फार्मूले में क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें रेडियस आर है, तो हर पार्टिकल का रेडियस तो सेम नहीं है ना। जो पार्टिकल सरफेस पे है उसका रेडियस सबसे ज्यादा, जो पार्टिकल एक्सिस के करीब है उसका रेडियस सबसे कम है। तो जिसका रेडियस कम होगी उसका लीनियर वेलोसिटी भी कम, जिसके रेडियस दूर है ज़्यादा है तो उसका लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हम इसी लीनियर वेलोसिटी को कहते हैं, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पर भी रेडियस है तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। लीनियर मोमेंटम वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी है, और यहाँ पर आ रहा है v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आ रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ओनली कांस्टेंट क्या होगी यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो सारे ऑप्शन को देखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट, देखिए यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, मेंशन तो नहीं है क्वेश्चन में, कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है या वर्टिकल प्लेन में हो रहा है या किसी स्लोप में हो रहा है। तो हम इसको नॉर्मल यूजुअली जो जमीन के सरफेस पर सर्कुलर मोशन होता है उसको कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको कंसिडर करते हैं।
तो जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसीडर करते हैं एक बॉडी की सर्कुलर मोशन को, वेट का डायरेक्शन हमेशा होता है डाउनवर्ड। तो वेट का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो वेट तो कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक वो मोशन किसी एंगल पर ना हो। किसी एंगल पर, जिस तरह सिंपल पेंडुलम में जब पेंडुलम मोशन कराए तो यहाँ पर जो वेट है वो क्या है, वेट फोर्स, वो बॉडी बिल्कुल स्लोप में जा रहा है इस तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका W cos थीटा और W sin थीटा, जिसमें W sin थीटा वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बल्कि एज अ रिस्टोरिंग फोर्स वो काम कर रहा होता है। तो वेट कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो सकता इस केस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेट का होता ही नहीं है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ से आया। और वेट जनरली भी नहीं हो सकता, तो यूजुअली ये फ्रैक्शन की वजह से यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलता है फ्रैक्शन से। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना कि गाड़ी जब टर्न लेती है किसी रोड पर तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, वो फ्रैक्शन बिटवीन टायर्स और रोड, तो उन दोनों की तरफ से इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो बस उसके लिए हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा बने।